नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं डिबेट का सर्वश्रेष्ठ शो टक्कर। तबलीगी जमात के एक के बाद एक कई काले कारनामे बेनकाब हो रहे हैं। कभी नियम कानून ताक पर रखकर हजारों की भीड़ इकट्ठी की जाती है जो पूरे देश भर में कोरोना फैलाती है। मरकज के मलेशिया और पाकिस्तान के साथ कनेक्शन का भी खुलासा हो चुका है जो टक्कर में ही हमने किया था। मौलाना साद के बैंक खाते में आई विदेशी रकम के बाद आज हम एक और बड़ा एक्सपोजे करने जा रहे हैं। जिस मौलाना साद को विदेश से भारी भरकम फंडिंग हो रही थी, उस मौलाना साद के बैंक खाते से यह पैसा देश भर में भेजा जा रहा था। 24 घंटे के अंदर दर्जनों बैंक खातों में इस पैसे को ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस पैसे से क्या हो रहा था। आज टक्कर में इसी पर होगा बड़ा एक्सपोजे। पहले ये रिपोर्ट और फिर टक्कर पे सीएनबीसी आवाज पर यह बड़ा एक्सपोजे। दिल्ली में जमातियों की जो मरकज हुई, उसके ठीक पहले मौलाना साद के खाते में विदेशों से इतना मोटा पैसा आया कि बैंक अधिकारियों के भी कान खड़े हो गए थे। अरे जमात ने तो क्या सिखाया पता नहीं, पैसे का हेरफेर जमात का। मौलाना साद जमात के हमने ये बड़ा खुलासा किया था कि कैसे दिल्ली में तबलीगी जमात की इज्तिमा से ठीक पहले मौलाना साद के खाते में विदेशों से बेतहाशा पैसा आया। और इस बड़े खुलासे के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत केस दर्ज कर लिया है। लेकिन आज हम मौलाना साद पर एक और बड़ा खुलासा कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सूत्रों से हमें खबर मिली है कि मौलाना साद के जिस खाते में मोटा विदेशी पैसा आ रहा था, उसे मात्र 24 घंटे में अलग अलग बैंक खातों में भेज दिया जा रहा था। ये पैसा एक खाते से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में और तीसरे से चौथे खाते में जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक ये पैसों का बहुत बड़ा चेन साबित होने वाला है। अब ये संकट गहरा जा रहा है। एक तरफ उनका सहयोग नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ ईडी ने भी केस किया है। शायद फंडिंग का विषय हो सकता है और भी कई आपराधिक विषय उभर के आ रहे हैं और आर्थिक विषय उभर के आ रहे हैं। कानूनन कार्रवाई तो होगी, देश में कानून से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन नियम कानून की धज्जियां उड़ाने वाले जमातियों पर यह इकलौता एक्शन नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जगह जगह छिपे जमातियों को खोज निकालने के लिए सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। सीएम योगी ने सख्त आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में बिना जांच के छुपे जमातियों को अगले 48 घंटे में ढूंढ निकाला जाए। इसके लिए 2 दिन तक उत्तर प्रदेश की पुलिस चौतरफा अभियान शुरू कर चुकी है। बड़ी बात ये कि इसमें नाकाम होने वाले पुलिस वालों पर भी योगी सरकार का एक्शन होगा। हमारी उनसे अपील ये है कि वो स्वयं आ जाएं। अदरवाइज हमको सूचना प्राप्त होगी तो फिर बात ये होगी कि छुपाने की बात आएगी। छुपाने की बात आएगी तो फिर एक्शनेबल होगी, फिर जो लीगल एक्शन संभव होगा उसमें वो किया जाएगा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये कि जमात के लोगों ने देश हित को ताक पर रखकर कौन कौन सा राज छुपाया है। आज इसी खुलासे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब जमात के खुलासों से जुड़ते तार का विश्लेषण सुनिए। विदेश से पैसा आया, साथ ने इसे अलग अलग खाते में पहुंचाया। मात्र 24 घंटे के भीतर अलग अलग खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ। जांच एजेंसी को शक ब्लैक मनी के धंधे में शामिल हो सकता है साथ, यानी मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला का कनेक्शन हो सकता है। हमने खुलासा किया था मलेशिया में जमातियों ने रची थी एक बड़ी साजिश। क्या मलेशिया क्या साथ इस पैसे का बड़ा कनेक्शन है? क्या मलेशिया में हुई तबलीग की बैठक और विदेशी फंडिंग में एक बड़ा कनेक्शन है जिसमें आमना बलोच भी पाकिस्तान की शामिल हुई थी? ये कुछ बातें हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर संबित पात्रा हैं, सुबुई खान हैं, अतिकुर रहमान हैं, मुजीबुर रहमान हैं, मौलाना अली कादरी हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। मेरे साथ अनुपम खेर भी जुड़ेंगे जो कि बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता हैं। एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। रहमान साहब, अब तो ईडी का केस भी दर्ज हो गया है, लगातार खुलासों पे खुलासे हो रहे हैं, विदेश से चंदा आ रहा है, इसको बांटा जा रहा है। कितना पैसा आपने बांटा था, बताइए। मैं आपको बता दूं, चंदा
हर एनजीओ के पास आता है हिंदुस्तान में। आप तो एनजीओ नहीं है, पास आता है और सब आप एनजीओ हैं, नहीं, आप एनजीओ हैं, आप धार्मिक संगठन है। आप बात पूरी करने दें मुझे। अब आपने कहा कि जमात के पास पैसा आया था, वो देखा जाएगा, और आपने अभी ये चीज कही कि उनके अकाउंट में आया। अगर उनके अकाउंट में आया तो वो हवाला का मनी और ब्लैक मनी कहां से हो गई? अगर कोई आदमी हवाला का कारोबार करता है तो अपना बैंक अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करता, हवाला जो है वो बिना बैंक के चलता है। ना तो बिल्कुल आप आपने सही कहा। आप एक कानून के जानकार दिख रहे हैं, लेकिन कानून के जानकार साहब ये भी बता दीजिए, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस कब दर्ज होता है? जानकारी है आपको? केस तो आप किसी भी अंदर कर दीजिए। ये तो पीएमएलए का केस किसी पर हो जाएगा, आप पर तो नहीं हुआ? आप पर हुआ है पीएमएलए का केस? मुझ पे भी कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? ये साबित करना तो फिर आपको भी पैसा आया लग रहा है, क्योंकि आपने कल मेरी बहस में माना था। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी थे बीजेपी की तरफ से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के। आपने कहा था हम सबको पता है मौलाना साद कहां पर है, आपको यह भी पता होगा ये पैसा कहां पर जा रहा था, तो बताइए कहां जा रहा था? आप खुद मान रहे हैं कि आप पर केस दर्ज होना चाहिए। मैं आपको अभी बता दूं, आप बताइए आपने पैसा कहां बांटा था? मैं आपके ऊपर दर्ज कर दूं? नहीं, आप मेरे पे नहीं दर्ज कर सकते ना, क्योंकि मैंने आप जैसे काम ही नहीं करे। मेरी बात को नहीं, वो तो साबित बाद में होगा ना, आपने क्या काम करे। आप मुझे बताइए पैसा कहां पहुंचाया, फिर पत्थर कहां पहुंचाया आप लोगों ने? आपने कबूल कर लिया कि मैंने वैसे काम नहीं किए। एक सेकेंड, ना ये गुनाह कबूल करने की बात है ना। एक सेकेंड, इत्मीनान से मैं आपको पूरा मौका देता हूं। एक सेकेंड, मैं आपको पूरा मौका देता हूं अपनी बात को रखने का। मैं आपसे बड़ा साफगोई से सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए कितना पैसा आया, आपने कितना बांटा था? आप पर केस दर्ज होगा नहीं होगा ये एजेंसीज जाने, पुलिस जाने, क्योंकि आपको तो पता है मौलाना साद कहां पर है। आपने कल माना था ना इसी कार्यक्रम में कि मुझे पता है मौलाना साद कहां पर है। मैं कहता हूं कि सारी एजेंसीज को मालूम है कहां है। मैंने आपको कल ये भी बताया कि नोटिस पुलिस ने उनको भेजे, उन्होंने जवाब भी भेजा। कल भी एक जवाब गया है, अभी आपको थोड़ी देर में वो पहुंच जाएगा आपके व्हाट्सएप पर। आज कल भी पुलिस को एक जवाब गया है, ठीक है? तो एजेंसीज को सबको मालूम है, इतना निकम्मा कोई नहीं है कि एक मौलाना साद साहब को। हाँ बिल्कुल, एजेंसी तो निकम्मी नहीं है, लेकिन निकम्मे वो लोग हैं जो गायब हैं, निकम्मे वो लोग हैं जो विदेशों से पैसा मंगवाते हैं, निकम्मे वो लोग हैं जो पुलिस वालों पर, डॉक्टरों पे पत्थर चलाते हैं। सही कहा, निकम्मे वो लोग हैं। मैं संबित पात्रा आपका रुख करता हूं। संबित पात्रा, एजेंसी निकम्मी नहीं हो सकती, इन पर भी केस दर्ज हो सकता है, इनको पता भी है मौलाना साद कहां पर है, लेकिन बेचारे बने हुए हैं ये अभी तक। देखिए, मुझे माफ करिएगा अमीश भाई, अगर निकम्मी शब्द का बार बार प्रयोग करना है तो एक ही जगह प्रयोग करे, वो है जमात तबलीगी। ये पूरी की पूरी जो जमात है वो न केवल षड्यंत्रकारी है अपितु निकम्मी भी है। षड्यंत्र करके पूरे हिंदुस्तान में 60, 70, 80, 90% कोरोना, आज तमिलनाडु में मालूम पड़ा है कि 90% केसेस जो कोरोना के हैं वो इसी तबलीगी जमात के कारण है। आपकी वजह से है संबित पात्रा जी। जरा इनको शांत कर दीजिए। यहाँ पत्थरबाजी, यहाँ पर कम से कम पत्थरबाजी ना करें। मुरादाबाद में तो कर दिया, टोंक में कर दिया, आप डिबेट में पत्थरबाजी करेंगे क्या? और आपकी सरकार। अमीश भाई जरा इनको रोकिए, जरा एक सेकंड, इनको मना करिए पत्थरबाजी करने से। आप यहाँ पर भी वही काम करने लगते हैं जो आप बाकी चैनल्स पे करते हैं। आराम से बात करिए ना, इत्मीनान से। संबित पात्रा बोलने को बोलने दो। आपने सवाल किया, जब मैंने जवाब दिया तो एक सेकंड, आपको संबित पात्रा ने कोई सवाल नहीं करा। जब आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था तो आप पत्थरबाजी पे उतारू मत होइए, आप पत्थरबाजी मत करिए किसी और के बोलते समय। शांति से सुनिए, फिर शांति से जवाब दीजिए। धन्यवाद। देखिए अमीश भाई, तबलीगी जमात ने षड्यंत्र किया। षड्यंत्र के अंतर्गत पूरे हिंदुस्तान में कोरोना को फैलाया। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस भी आया। केवल मनी लॉन्ड्रिंग ही नहीं, आप याद करिए 2000 से अधिक फॉरेनर ये जो तबलीगी जमात में शिरकत करने आए थे, ये सब वीजा गलत तरीके से धोखेधड़ी के साथ वीजा लेकर आए थे। आना था इनको मिशनरी वीजा में, टूरिस्ट वीजा लेकर आए थे। अब जाके मस्जिदों में छुपे हुए हैं, पत्थरबाजी, थूकना इत्यादि सब कर रहे हैं। तो आप बताइए, एक बात तो कंक्लूसिवली प्रूफ हो गया ना कि ये कोई लापरवाही नहीं है, ये बिल्कुल सोचा समझा एक षड्यंत्र है। वरना ये आप बताइए, ये मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रहा है, ये गलत तरीके से वीजा लेके हजारों लोग देश में घुस जा रहे हैं, मस्जिदों में छुपना हो रहा है। ऐसा कोई लापरवाही होता है क्या? हाँ, 10 लोग इकट्ठे हो गए, लापरवाही समझ में आती है, पुलिस की डंडे पड़े, आप घर चले गए। मगर ये जो साजिश आज मरकज कर रही है, इसलिए मैं कहता हूं निकम्मी शब्द का अगर प्रयोग करना है, षड्यंत्रकारी शब्द का अगर प्रयोग करना है तो इन जमात वालों के ऊपर करना है। और मैं कवियाट के साथ कहता हूं कि कभी भी जमात तबलीगी इज नॉट इक्वल टू मुस्लिम्स। आप ये जो यहाँ जो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं ये लोग, बिल्कुल सही कहा आपने।
बिल्कुल आई टोटली एंडोर्स यू, बिल्कुल। आई टोटली एग्री विद यू कि तबलीगी जमात मुसलमानों के बराबर नहीं है, और मुसलमानों तमाम देश के मुसलमान तबलीगी जमात के बराबर नहीं है। वो चाहते हैं कोरोना के खिलाफ भारत ये लड़ाई जीते, और तबलीगी जमात ने प्लानिंग करी कि भारत के खिलाफ कोरोना ये लड़ाई जीत जाए। तबलीगी जमात से मैं आज ऑन रिकॉर्ड पूछ रहा हूं, आपका क्या चाइना से कनेक्शन है? आपका क्या पाकिस्तान से कनेक्शन? तो आमना बलोच के साथ सामने आ गया। किसके साथ आपका कनेक्शन है कि आपके पास पैसा भी आ रहा है, आपके पास फंडिंग भी आई, आपने पैसा बांटा भी, और आपने प्लानिंग के तहत सबको भगा भी दिया। आपने मलेशिया से लेके, थाईलैंड से लेके, फिलीपींस तक से लोगों को बुलाया, इंडोनेशिया तक से लोगों को बुलाया। पूरे दुनिया से आते हैं जनाब, इंडोनेशिया और फिलीपीन क्या पूरी दुनिया से आते हैं, बताइए आप। नहीं तो आप इसमें ना इसके अंदर आप इतना गर्व क्यों महसूस कर रहे हैं कि पूरी दुनिया से आ रहे हैं? पूरी दुनिया से कोरोना के संक्रमित लोग बुलाकर यहां भारत में फैला रहे हो, और उसके बाद कह रहे हो कि आते हैं तो क्या कर लोगे? आप सिस्टम को चैलेंज कर रहे हो भारत के। ये सवाल नहीं, मौलाना साद आपको पता है कहां पर है? मौलाना साद किस मौलाना के घर पे छुपे हैं, बताइए। आप पात्रा जी से पूछें ये सवाल कैसे आए। मैं बता तो रहा हूँ, चलिए पूछ लीजिए मेरे से अमीश जी, मैं जवाब देता हूँ। सब सवाल पूछ लीजिए मेरे से अमीश भी, बताइए। हाँ ठीक है, आपसे पूछा सवाल समेत जवाब दीजिए। ठीक, मैं जवाब देता हूँ। इन्होंने बिल्कुल सही पूछा कि इतने लोग अंदर कैसे आ गए। मैंने आपको कहा ना, वीसा फ्रॉड करके ये बताकर कि ये टूरिस्ट बन के आए हैं, टूरिज्म करने अलग अलग हिस्से में जाएंगे, ये सब मिशनरी काम के लिए, अर्थात एक ही धर्म के एक ही स्थान पे कार्यक्रम में आ गए। मिशनरी वीजा में आना चाहिए था। इसी कारण से इनमें से किसी भी मौलाना को अपने देश वापस नहीं जाने दिया जा रहा है। ये सब जेल में सड़ेंगे, देखना, जेल में सड़ेंगे। ये सब लोग जो देश के अंदर संक्रमण फैलाने के लिए षड्यंत्र लेकर आए थे, अब क्यों चिल्ला रहे हैं? अब क्यों चिल्ला रहे हैं? आप तो कह रहे थे ना कैसे देश में आ गए। आप तो अभी मेरे से सवाल पूछ रहे थे, ये संक्रमण फैलाने वाले मौलाना देश में कैसे आ गए। मैंने आपको बताया कैसे आ गए, फ्रॉड करके। अब मैं ये भी बता रहा हूं, ये सारे मौलाना जो फ्रॉडी मौलाना है, जो संक्रमण करने के लिए दृष्टिकोण से आए थे, वो सब जेल में सड़ेंगे। उनको पुलिस पकड़ पकड़ के लेके जा रही है। इसलिए आप कृपया करके छाती पीट के रोना बंद करिए, आप स्वागत करिए। मैं तो आपसे सवाल मौलाना अली कादरी कर रहे हैं ना, आप मैं जवाब दूंगा पात्रा जी। आप इस स्टेप का स्वागत कर रहे हैं कि नहीं, कि जो सरकार कर रही है मुजीबुर रहमान पकड़ के जेल में बंद कर रही है, आप स्वागत मुजीबुर रहमान 40 सेकंड में जवाब दे दीजिए। ये पैसा किसको बांट रहे थे, इसका जवाब भी दे दीजिएगा। सवाल करना है पात्रा जी से। नहीं, सवाल आप नहीं करेंगे, आप कौन होते सवाल करने वाले? सवालों के जवाब तो आपको देने, आप कैसे पूछेंगे सवाल? जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं, कोरोना फैलाकर चीफ जस्टिस बन गए। आप कैसे सवाल पूछ सकते हो? आप तो खुद सवालों के घेरे में हो, ऊपर से नीचे तक सवालों के घेरे में हो। आप सवाल पूछ रहे हो, देश आपसे सवाल पूछ रहा है। बोले आप सवाल नहीं पूछ सकते, जवाब दीजिए आप। ना आप सवाल नहीं पूछ सकते भाई। वो कौन सी वीजा लेकर आते हैं? अरे आप कैसे सवाल पूछ सकते हो? आप तो खुद सवालों के घेरे में हो भाई। एजेंसी से लेकर पुलिस तक सब आपसे सवाल पूछ रही है। आप कांग्रेस, आप बीजेपी का पक्ष ना ले, आप पत्रकार बने रहे हैं। मैं देश का पक्ष ले रहा हूं। एक सेकंड शुरू हो गया। ये देखिए, आप लोगों की समस्या यही है, देश का पक्ष ले रहा हूं मैं कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन आप कोरोना के साथ खड़े हैं। आप पता नहीं क्या, आपकी मानसिकता क्या है? वीजा लेकर आते हैं। नहीं, कौन सा वीजा लेकर? एक सेकंड मुजीबुर रहमान, ये बताओ मुझे, आप एक सेकंड आराम से सुनो। मुजीबुर रहमान, टूरिस्ट वीजा लेकर कौन धर्म को फैलाता है? आपको जाने देंगे दुबई, सऊदी अरब जाने देंगे? जरा जाके देखो जरा, ना तुम जाके देखो जरा दुबई और सऊदी अरब। टूरिस्ट वीजा के नाम पर धर्म फैलाओगे तो तुम्हारा हश्र क्या होता है? बताओ क्या होगा हश्र, बताओ। साबित करो कौन सा। सऊदी अरब में जाओगे, टूरिस्ट वीजा के नाम पर धर्म फैलाओगे? कर सकते हो सऊदी अरब में ऐसा? आपने बीजेपी ज्वाइन सऊदी अरब में ऐसा कर सकते हो? पात्रा जी से जवाब दे रहे हैं। पात्रा जी से क्या सवाल पूछ रहे हो? मैं अब मौलाना कादरी का रुख करता हूं। मौलाना कादरी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सऊदी अरब में टूरिस्ट वीजा पर आप जाएंगे और धर्म फैलाएंगे और ये पैसे का हेरफेर करेंगे तो क्या हश्र होगा आपका? बताइए उसके कानून की अगर जानकारी हो आपको तो। देखिए जनाब, पहली बात तो यह है कि जो सऊदी अरब में जो कोई जाता है वो वहां पर जो है धार्मिक यात्रा ही होती है हमारी अपनी।
नहीं, वहां पर आपकी धार्मिक होती यात्रा पर ही होगी, जा जाता कोई है। लोग घूमने भी और जाते दूसरी होंगे। बात कि ना आप मुझे बताइए, हाँ। आप धार्मिक यात्रा सर, पर मैं आप पहले वहां कंप्लीट मक्का कर मदीना लूं। अगर जाएंगे मैं पहले तो बोलूं, वहां आप फिर पर उसके बाद धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जाकर क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, भगवान बिल्कुल कर शंकर और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, बताइए। ना किसी कर सकते हैं सऊदी अरब में ना टूरिस्ट नहीं वीजा कर पर? सकते, नहीं कर सकते। तो अपने भाइयों को नहीं कर बताइए। अब आप मेरी सुनिए, अब मैं जो कह रहा हूं सुनिए जनाब, आप जी। आपसे बोलना यह है कि ये जो तबलीगी जमात का जो मसला है, ये टूरिस्ट वीजा पर आए थे, इनको मिशनरी वीजा पर आना चाहिए। मुझे आपत्ति इसी बात पर है कि ये लोगों को उस वक्त पोर्ट ऑफ एंट्री पे एंट्री देना ही नहीं चाहिए था। कोई भी फॉरेनर को हमारे पास आने की इजाजत देनी ही नहीं चाहिए थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी उनको अलाउ करने की वजह से ही इतने सारे मामलात खड़ा हुए। और कानून सबके लिए एक है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। जो कोई भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। हम आपके इस बात के बिल्कुल साथ में हैं। अब रहा सवाल कि जमातियों ने गैदरिंग करते हुए कानून तोड़ा, तो फिर पैसा भी तो कर्नाटक का जुटाया। जो वाकया हुआ, मैं पैसा भी संबित तो जी से आया। पूछना चाहता हूं, वो पैसा कहां से आया? आप वो लोग पैसा किसको बांटा? पहले पैसे की बात से हमारे मतलब नहीं है। क्यों आप मतलब जरा नहीं मुझे है? कंप्लीट करने दीजिए, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, वो पैसे की कि बात से क्यों मतलब नहीं? कर्नाटक में जो रथ यात्रा निकाली गई और जो एमएलसी के बच्चे की शादी हुई, लड़की की शादी हुई, मैं क्या जवाब देता येदियुरप्पा पर और वहां के कैबिनेट मिनिस्टर्स पर, क्या एमएलसी पर आप एफआईआर करेंगे? नहीं बिल्कुल करेंगे। सही कहा आपने। संबित पात्रा जी ना इसका वो जवाब गलत दीजिए। हुआ, वहां पर कौन जवाब छुपा दे- बैठा था? मैं जवाब दे रहा हूं। संबित पात्रा। देखिए, मैं इनको बता दूं कि जो एमएलसी की बेटी की आपके शादी यहाँ हुई, तो ऐसा है जनाब कि एक मंदिर सेकंड में रुक अगर जाइए, कोई आदमी पत्थरबाजी रुक गया बंद- तो फंस गया, पत्थरबाजी बंद- अगर रुक जाइए, मरकज में रुक जो आदमी रुक गया रुक तो वो जाइए, छुप रुक गया। आपका ठीक तो है, इंसाफ यही है। रुकिए। अमीश भाई, ये वही कादरी जी हैं ना जिनको माफी रुक मांगनी रहे हैं, पड़ी थी, बोलिए। जो धमकी दे रहे थे सभी पत्रकारों को कि मार देंगे, छोड़ेंगे। जी, माफी मांग चुके आप हैं उसकी। बोलेंगे, ये आप वही भी है, माफी मांगनी माफी मांग पड़ेगी। चुके हैं। क्या हाँ, माफी मांगनी आपको भी पड़ेगी माफी भैया? मांगनी पड़ेगी। मैं आप तबलीगी लोग अगर जमात- बोलेंगे सुन तो आपको लीजिए। जवाब दिया जाएगा बराबर। सुन लीजिए कादरी साहब, सुन लीजिए। आप हाँ, मुंह से- सुनिए, एक मुंह से तरफा नहीं बात सुना मत जाता है, कीजिए। कान से अगर सुना आप जाता है मौलाना। अगर आप पावर में बैठे हैं तो इसका अरे मतलब सुन ये लीजिए नहीं ना, कान कि से अपने सुनते लोगों को हैं, मुंह से ढांपेंगे, नहीं सुनते हैं। दूसरों को शांति खाली से आप पत्थरबाजी खोजेंगे। बंद कराइए पहले इस मौलाना की। मौलाना, आप सुनते आप- होंगे मुंह से, हम तो कान से सुनते हैं। आप एक हर काम स्पेशल करते हैं। आप इनकी आवाज को बंद करिए। ये वो मौलाना है, इनकी जहालत यह थी कि इसने सब एंकर को धमकी दी थी कि किसी को नहीं छोड़ने यही वाला काम है। हो सकता है। ये जान से वॉइस को मारने लो की कर धमकी दो, देने वाला- जो समझना है आप इनकी बोलो। आवाज को बंद किया जाए। ये जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, मौलाना की आवाज को बंद की जाए। ऐसे मौलाना से मैं बिल्कुल रेस्पेक्टफुली पेश नहीं आता हूं जो दूसरों को जान से मारने की धमकी देते हैं। कोई कंपल्सन नहीं है कि ऐसे मौलाना जो हिंदुस्तान की मैं किसी को धमकी नहीं दिया। पहले आप अपनी जबान संभालो। हाथ जोड़ के माफी मांगा है आपने किसी न्यूज चैनल में, मैंने देखा है। नहीं, हाथ हमारे जोड़ के चैनल पे भी माफी मांगी है है इन्होंने। कोई हाथ नहीं जोड़े, कोई हाथ जोड़ नहीं के जोड़े। माफी मांगी है। जरूरत ही नहीं है हाथ जोड़ के जोड़ने माफी की। मांगी है। अरे, क्योंकि आपने मौलाना के भी माफी गलत मांग ली तो क्या मांगे ही नहीं है? माफी। आपने बदतमीजी करी थी तो माफी मांग ली। बिल्कुल आप माफी मौलाना मांगनी साहब कोई चाहिए। सामने गलती आएंगे तो नहीं माफी करे, मांगनी पड़ेगी ना। कोई वैसे। गलती नहीं बोलने करे। दीजिए। सवाल बिल्कुल का बंद करिए जवाब इनकी दिए, आवाज को। मशवरा दिए। ऐसे मौलाना मशवरा दिए। बिल्कुल नहीं होना कोई चाहिए। धमकी नहीं दिए। ऐसे मौलाना जो धमकी देते हैं, ऐसे मौलाना जो आपका गाली रेस्पेक्ट देते नहीं हैं, होना चाहिए। वैसे मौलाना आपको को ऐसे मौलाना पद भी पे नहीं बुलाना बैठना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोग बिल्कुल मत बैठिए, उठ के चले जाइए अभी। आप तो जो सारे धमकी भारत देते में हैं, उनको जहर बिल्कुल घोल, नहीं बैठना भारत में चाहिए। जहर घोल जो रहे हैं आप। लोग थूकते हैं, बिल्कुल मत बैठिए। आप उठते चलते आपके बनिए साथ फिर। हम नहीं बैठना चाहते। मत बैठिए हम ना। अपने काबिल नहीं फिर- समझते आपको। अरे, एक सेकंड, मौलाना, मौलाना को नहीं आ देते। गए, ये तू तड़ाक पे आ गए ये मौलाना। अपने आप को डॉक्टर देख रहे हैं बोलते हो, मौलाना, बात करने तू का क्या देश करेंगे? के कोरोना जैसे आपने वायरस को पत्रकारों कीजिए। के बात अमित संयम भाई, से मुझे करें। बोलने दीजिए। कि आप हमारे ये देश बात के धमकी कोरोना- वाली बात मत लाइए। नहीं, आप आप इनकी तो आवाज सदा को कम करिए, बीजेपी मुझे का 10 सेकंड पक्ष बोलने लेते दिया आए जाए। हैं। इस समय आपके तो ऊपर मैं नहीं बोल इल्जाम रहा, है। माफी भी मांगनी पड़ी थी। ऐसे मौलानाओं के सामने मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। ऐसे मौलानाओं को ये इस्लाम को बदनाम करते हैं, ये हमारे मुसलमान भाई और बहनों को बदनाम करते हैं, सुबुई ये खान। इस्लाम की गलत छवि को प्रस्तुत करते हैं और ये पूरे कौम के ऊपर एक दाग है। और ऐसे मौलानाओं को टीवी चैनलों पे एक्सपोज करना और इनको भगाना, ये भागना, अभी बोल रहे थे मैं भाग जाऊंगा, मैं नहीं बैठूंगा। मैं इनको निमंत्रण देता हूं, भागो मौलाना, भागो, मत बैठो। अभी सुबुई उठ के खान। भागो, हिम्मत है तो बिल्कुल मत बैठो। अच्छे लोगों के साथ नहीं बैठना आप चाहिए। भागेंगे, आप भागेंगे। सुबुई, एक सेकंड, मौलाना हम कादरी नहीं सुबुई खान भी भागेंगे, मेरे आप साथ भागेंगे। हैं, जानी मानी इस्लामिक स्कॉलर क्यों? हैं, सुप्रीम मारने कोर्ट के आओगे? वकील हैं। कैसे एक भागेंगे? सेकंड, आप सुबुई खान,
आप फिर यहां धमका पर रहे हैं। बात हो रही है मरकज को मलेशिया से पैसा आता है, वो पैसा तुरंत बांट दिया जाता है, पीएमएलए का केस रजिस्टर होता है। यहां पर जो मरकज के प्रवक्ता बैठे हैं वो कहते हैं कि मुझे पता है कहां पर है मौलाना। जो हमारे साथ हैदराबाद से बैठे हुए हैं उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल करा वो आपको पता है। जी पैसा भी आता है, पत्थर भी मारते हैं, कोरोना भी फैलाते हैं और मौलाना भी बन जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को क्या फंडिंग होती है उससे हमें जी। मतलब नहीं है। जी उससे हमें अमीश, मतलब ये नहीं है बीच साहब। में ना बोले प्लीज, इनको बोलिए, मैं पूरी शांति से सुन रही थी जी सबकी जी बात। सुना जाएगा आपको, आप काफी देर से शांत है। जी अमीश, देखिए, जो देश की जो जनता इन सबको जो लाइव टीवी पे देख रही है कोई बेवकूफ नहीं है। मलेशिया में हॉट बेड ऑफ कोरोना का पाया जाना, सही जहाँ पे कहा। पूरी दुनिया से ये लोग तबलीगी जमात के लिए जमा हुए थे और उसके बाद ये पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में फैल गए। पहला इत्तेफाक इनकी भाषा में अगर माने तो। दूसरा इत्तेफाक कि मार्च एंड तक ये लोग स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सारी गाइडलाइंस को वायलेट करते हुए वहां पे बैठे रहे, और ना ही सिर्फ बैठे रहे, भड़काऊ भाषण करते रहे कि जब तक पैंडेमिक चलिए। दूसरा इत्तेफाक, उसके बाद जब एनएसए वहां पे गए, जब वहां की लोकल पुलिस ने इनके ऊपर दबाव बनाया तो मौलाना साहब गायब हो गए। और ना ही सिर्फ मौलाना साहब गायब हो गए, सारे जमाती इधर उधर भाग गए, जगह जगह जाके मस्जिदों में पकड़ पकड़ के लाना पड़ रहा है, छुप गए, कोई सामने नहीं आ रहा है। एक और इत्तेफाक, मौलाना साहब के अकाउंट में इतना भारी मात्रा में पैसा आता है, वो भी एक और इत्तेफाक। कल्पेबल होमिसाइड की 304 आईपीसी में एफआईआर लॉन्च होती है उनके खिलाफ, ये भी शायद इत्तेफाक। और टीवी पे बैठ बैठ के झुठला रहे हैं, मुंह पे झूठ बोल रहे हैं। मलेशिया में गलती को मरकज माफी की नहीं मीटिंग मांगे, होती है, ये वो भी सब इत्तेफाक। आमना बलोच पाकिस्तान की हाई कमिश्नर आती है, वो भी इत्तेफाक। वो भी और इत्तेफाक। जमात के कार्यक्रम में तमाम कोरोना के लोग आते हैं, वो भी इत्तेफाक। कोरोना के पीड़ित मैं लोग आपको- गायब हो जाते हैं, वो भी इत्तेफाक। ये सब इत्तेफाक है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इनके शांत अगर रहो, इनके logic- कोरोना फैलाने वाले शांत रहो इस देश के अंदर। पाकिस्तान में बर्थडे केक खाने वाले देश के वो हो अगर सकते हैं। इनको ना, ना, एक याद सेकंड कराने शांत से रहो। मुझे पूरी बात करने दीजिए। देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोलते हो कि वो बर्थडे का केक खा रहे हैं और यहाँ कोरोना बांट रहे हो तुम सबको। शांत रहो, आवाज डाउन करो पीसीआर। अमीश, आई नीड फ्यू सेकंड्स, इनको प्लीज चुप करा लीजिए, मुझे कुछ सेकंड्स चाहिए। जी बोलिए। जी अमीश, देखिए, इनके लॉजिक के हिसाब से देखिए तो सरकार की गलती है, पुलिस प्रशासन की गलती है, जांच एजेंसियों की गलती है, भाई की गलती है, भौजाई की गलती है, सचिन तेंदुलकर की गलती है, दुनिया के हर आदमी की गलती है, इनकी गलती नहीं है। अगर ये रंगे हाथों भी मर्डर करते हुए पकड़े जाए ना तो ये उसको भी झुठलाते रहेंगे। ये तो है इनका लॉजिक। दूसरा, इन्होंने बोला, आपको भी बोला और हम लोगों को भी बोल देते हैं कि आप तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। अरे भाई साहब, अगर इंसानियत की बात करना और देश की बात करना, पब्लिक हेल्थ की बात करना, बीजेपी की बात करना है तो हाँ, पूरे फकर से कहते हैं हाँ कर रहे हैं बीजेपी की बात। आप लोगों को जब बीजेपी सुविधाएं देती है, जब पैसे अकाउंट में डलने होते हैं तो बहुत जल्दी अपने कागज लेके पहुंच जाते हैं लाइन में लगने के लिए, तब बीजेपी आपको बुरी नहीं लगती। जब आप ही की तबलीगी जमात का इज्तिमा कराती है बीजेपी यूपी में, जब योगी सरकार स्पेशल अरेंजमेंट्स करती है आपके लिए, तब आपको बीजेपी बहुत अच्छी लगती है। तो ये दोगलापन और ये डबल स्टैंडर्ड्स दिखाना बंद करिए। या तो बीजेपी मौलाना कादरी, हर चीज सुबुई खान खाली की के बात का बैगर जवाब हैं। दीजिए। हर चीज इत्तेफाक नहीं हो सकती ना। इत्तेफाक से पैसे आ रहे हैं, इत्तेफाक से मलेशिया का प्रोग्राम हो रहा है, इत्तेफाक से कोरोना के पॉजिटिव लोग सब पूरे देश में गायब होते जा रहे हैं, इत्तेफाक से मस्जिदों में मिल रहे हैं, इत्तेफाक से पत्थर बरसा रहे हैं, इत्तेफाक से पुलिस वालों को मार रहे हैं। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकते ना। सुनिए साहब, तबलीगी जमात का मलेशिया का जो भी इज्तिमा हुआ उसका जवाब देने के लिए आपके तबलीगी जमात के प्रवक्ता मौजूद है, आप उनसे बात कर सकते हैं। नाज़मीन, रहा सवाल, बीजेपी नाज़मीन, अगर कोई पैसा दे दिए तो बीजेपी अपने पार्टी फंड से नहीं देती है। हिंदुस्तानी जो पैसा होता है, जो लोग टैक्स पे करते हैं उनको वो पैसा देती है। कोई बीजेपी अपने पार्टी फंड से माइनॉरिटीज को पैसा नहीं देती है। ये बात सुबीह खान को मैं क्लियर करना चाहता हूं। और दूसरी बात, सुबीह खान से मेरा एक सवाल है कि आप जब इतनी तबलीगी जमात के केसेस के बारे में बोल रही है तो मैं उनसे सुनना चाहूंगा। आप खामोश रहिए। आप बोले वक्त मैंने बोला, आप खामोश रहिए। आपके बीच में मैं नहीं बोला, आप खामोश रहिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला। और जो कर्नाटका में जो यदुरप्पा जो शादी अटेंड किए और जो वहां पर कुलबर्गी में जो रथ यात्रा निकाली गई, उसके मुताबिक आप एफआईआर करने के तायद में है या नहीं है, इस बात को आप क्लियर करिए। और जितने लोग रथ यात्रा निकाले उनका भी
कोविड टेस्ट होना चाहिए, ये हमारा इंडियन गवर्नमेंट से डिमांड है। आप अल्लाहिए मत, आप चीखिए मत, आपके चीखने से सच्चाई छुपने वाली नहीं है। आप एक बीजेपी के प्रवक्ता की तरह। एक सेकंड, मैं संबित पात्रा को लेके आता हूँ। संबित पात्रा से भी कई सारे सवाल। मौलाना एक सेकंड, मौलाना कादरी, मौलाना अली कादरी, आपने बोला कि कर्नाटक के सीएम का कोविड टेस्ट होना चाहिए। चलिए हो जाएगा, लेकिन कोई जानकर वहां पर इकट्ठा नहीं हुआ था। गलती करी है, क्रिटिसाइज उसको बात को किया गया है, और कोई छुप कर बैठा नहीं हुआ, कोई विदेशों से पैसा लेकर नहीं बैठा हुआ। और जब पुलिस और डॉक्टर उनका इलाज करने के लिए पहुंच रहे हैं डॉक्टर, तो उनको पत्थर नहीं मारे जा रहे हैं, और वहां पर कोरोना पॉजिटिव लोग नहीं थे। कोई अचानक नहीं निकाली गई। अरे अचानक क्या नहीं निकाली गई? ये तबलीगी जमात का कार्यक्रम अचानक हो गया था क्या? प्रोग्राम के गलत हुआ ना वो, संबित पात्रा? नहीं, आप परमिशन दिया पुलिस, दिल्ली पुलिस से पूछिए ना, आप क्यों परमिशन दिए? चिल्लाते हैं। सुनिए अमीश भाई, ठीक बात है, अगर कहीं रथ यात्रा हुआ है, गलत हुआ है, हम डिफेंड नहीं करने वाले। एफआईआर हो चुका है, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं। जहां बर्थडे पार्टी मनाई गई थी, एक बीजेपी की एमएलए की बर्थडे पार्टी, वहां भी एफआईआर हुआ है। सही कहा। आज कुमार स्वामी जी की यहाँ शादी हुई है, उस पर इंक्वायरी कमेटी बैठ गई, ये सब हो रहा है। मगर आप बताइए, ये कुमार स्वामी की शादी या ये रथ यात्रा के कारण आज देश में 40% कोरोना फैला क्या? फैलेगा तो हम रथ यात्रा को भी नहीं छोड़ने वाले। मगर यहाँ पर जो चोरी ऊपर से सीना चोरी हो रहा है, चल जाएगा। नहीं, ये पहले इस मौलाना को बोलिए शांत बैठेंगे, यहाँ धमकाना नहीं चलने वाला। आप शांत बैठिए, मेरे बोलने के बाद बोलिए। नंबर 1, देखिए ये चोरी ऊपर से सीना चोरी नहीं चलने वाला है। देश में 50, 60, 70% कोरोना फैलाएंगे, फिर यहाँ पर आके इतनी जोर जोर से चिल्लाएंगे, बाहर में पत्थर फेंकेंगे, थूकेंगे, अश्लील नृत्य नाचेंगे, मल मूत्र त्याग कर देंगे, और यहाँ पर आके चिल्लाएंगे। मतलब इतनी दुखद बात है कि ये लोग डिफेंड करने बैठे हुए हैं। यहाँ से डिबेट खत्म करके घर में जाएंगे, फिर रिकॉर्डिंग करेंगे, गंदी गंदी गालियां देते हुए आपको और हमको, और फिर उसे यूट्यूब में लोड करेंगे। ऐसे लोगों के साथ किस जन्म में हमने पाप किया होगा जो डिबेट करना पड़ रहा है? अमीश भाई, पाप किया होगा जो ऐसे लोगों के साथ, जो आप इन लोगों की गाली सुनिए, ये जो यूट्यूब में रिकॉर्डिंग करते हैं, ये अपने आप को मौलाना कहते हैं। मैं तो कहता हूं ये मौलाना के नाम पे धब्बा है, धब्बा। कोई मौलाना जो ईश्वर को मानता है, अल्लाह को मानता है, वो इस प्रकार की गाली और धमकी नहीं दे पाएगा। वो कभी भी धमकी नहीं दे पाएगा। आप शांत रहिए, आप धमकी देने वाले मौलाना हैं। आप यहाँ भी माफी मांग के जाइए, आज आप यहाँ भी माफी मांग के जाइए। अमीश भाई, ऐसे मौलाना को मत बैठाएं। ये मौलाना YouTube में गंदी गंदी वीडियोस लोड करते हैं। आपको नहीं बोलना चाहिए, तो हक नहीं बोल सकते। मौलाना कादरी बचाने आते हैं। ऐसे मौलानाओं को पूरी तरह से मौलाना कादरी करके रखना चाहिए। आप तमाम आरोपों का जवाब दीजिएगा। समाज के सामने एक्सपोज करके रखना चाहिए। मौलाना कादरी, आपने मीडिया को धमकी दी, आपने चैनल के एडिटर्स को धमकी दी, आपके एक साथी ने बकायदा मेरा नाम लिया, एक और एडिटर का नाम लिया, आपने 3 चैनल के संपादकों के नाम लिए, आपने एक सेकंड, आपने अभी संबित पात्रा को बोला, मेरे सामने मत जुर्रत करिएगा। बहस है, जुर्रत करने वाली बात क्या है? संबित पात्रा एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है, भूल जाइए उनकी पार्टी सरकार में है, लेकिन आप उनको बोल रहे हैं कि आप मेरे सामने जवाब नहीं दे सकते। मैं एक हिंदुस्तानी के नाते बोल रहा हूँ, हिंदुस्तानी के नाते। कोई भी हिंदुस्तानी अगर मेरे परिवार का कोई सदस्य वीडियो बना के किसी को धमकी देगा, गलत है। संबित न्यूज 18 का एडिटर हो, किसी भी टीवी चैनल के एडिटर को, एंकर को जान से मैंने किसी को कोई धमकी नहीं दी आपने। मौलाना कादरी की धमकी की बात बोल रहा हूँ, मौलाना कादरी धमकी दी थी, झूठ मत बोलिएगा। मैंने आपको मशवरा दिया। मशवरा ये ऐसा नहीं होता, गुरु के आप मशवरा होता है कि मैं देख लूंगा, मैं आऊंगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी। ऐसे मुसलमानों को बुलाते हो जो बात नहीं रख पाते अपनी। आपने तो तमाम मुस्लिम पैनलिस्ट के लिए बोला कि वो अपनी बात नहीं रख पाते। मैं सबसे बड़ा इस्लाम का जानकार हूं, मैं बात रखूंगा। बिल्कुल ये बोला आपने। जो लोग सही जवाब नहीं देंगे उनको बोलेंगे, सही जवाब नहीं देंगे। आपने कौन सा स्कूल खोल लिया है सही जवाब देने वालों के लिए? अतीकुर रहमान, एक सेकंड रुकिए। अतीकुर रहमान, आप मुसलमानों की बात रखते हैं, आप इस्लाम की बात रखते हैं, आप सही से बात नहीं रख पाते, आप लायक नहीं है बात रखने के वाले। मौलाना कादरी ऐसा सोचते हैं, जवाब दीजिए जरा। अमीश भाई, मैं संबित पात्रा जी की बात से शुरू करना चाहूंगा, जो हर डिबेट पे ये कहते हैं कि आज के वक्त में हम सब पैनलिस्ट को एक हो जाना चाहिए। हमसे गलतियां हुई हैं अमीश भाई, बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं, और पिछले 48 घंटे से मैं आपको यकीन मानिए ये सोच रहा हूं कि हमारे समुदाय में, मुस्लिम समुदाय में खास तौर पे बहुत बड़ी हमने गलती
हमारे सोशल रिफॉर्म्स फेल हो गए, हमारे सोशल रिफॉर्मर जो आए शायद वो कम रह गए, वो लोगों में कॉमन सेंस पैदा नहीं कर पाए। मैं ये पिछले 48 घंटे से पूरी तरह से सोच कर ये बात बता रहा हूँ। जितना सोशल रिफॉर्म मुस्लिम समुदाय में होना चाहिए तामीश भाई, वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आज जो गलत हरकतें सामने आ रही हैं बड़ी दुखदाई हैं। डॉक्टर्स और पुलिस पर और जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उन पे हमला कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और मैं अब तक के शासन कर रहा था अमीश भाई ये सोचकर कि ये जो डराया जा रहा है शायद से ये छूट जाए और हमारा सोशल मैसेज जो है वो कहीं नाकाम जी। आज मैं संबित पात्रा जी को कहूंगा, जो वायलेटर्स कानून के सामने आपको दिख रहे हैं उनको एनएसए के अलावा कोई एक्ट दूसरा लागू नहीं होना चाहिए। इनके साथ में बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मौलाना कादरी जवाब देंगे। मौलाना कादरी, अतीकुर रहमान जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं, मुस्लिम चिंतक है, वो भी कह रहे हैं कि ये जाहिलपना बंद करिए। अब अगर जाहिलपना नहीं बंद करेंगे तो तबाह हो जाएंगे। मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूं कि जो गलती करेगा उसके खिलाफ में यकीनन कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई पत्थरबाजी करता है तो उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अगर कोई थूकता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और में लाने की जरूरत है। अरे किसने धर्म विशेष की बात करी? और एक अगर एक सिख ने गलत काम किया तो उसको बोला गया, अगर कोई रथ यात्रा में गया तो उसको बोला गया। हाँ, किसी ने धर्म विशेष की बात नहीं चला है ना, और हिंदू मुसलमान किसी ने करा नहीं। आपने अपने यूट्यूब वीडियो में कहा कि मुसलमानों की बात लोग रख नहीं पाते। ये मैं जाऊंगा तो मैं बताऊंगा एंकर्स को, मैं संपादकों को बताऊंगा कि कैसे बात रखी जाती है। नहीं रख सकते हैं। अतीकुर रहमान लायक नहीं है मुसलमानों की बात रखने के लिए। हाँ, सुबुई खान लायक नहीं है मुसलमानों की बात रखने के लिए। सुबुई खान अतीकुर रहमान को जानता ही नहीं हो तो उनकी बात क्या करूंगा। देखिए आप मुझे कौन सा जानते थे तो मेरा नाम ले रहे थे? आप संबित पात्रा को कौन सा जानते तो उसका नाम ले रहे थे? ये कोई बात नहीं है। सुबुई खान जी जी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ना। बस ये पीली टोपी लगा के इस्लाम को भी यही जानते हैं, मुसलमानों को भी यही जानते हैं, सब कुछ यही जानते हैं। खैर, आज मैं अतीकुर रहमान जी की बात का सम्मान करती हूँ। आज उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, जो बात मैं पिछले कई सालों से बोल रही हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी के ही लोगों को आगे आके मुस्लिम समाज में एक सोशल रिफॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी, वरना इस तरह की घटनाएं होंगी जो पूरी मुस्लिम कौम को गर्द में धकेल रही हैं। आज आप कितना शर्मिंदा हो रहे हैं घटनाएं देख के कि मुजीबुर रहमान 30 सेकंड, मुजीबुर रहमान 30 सेकंड, अनुपम खेर मेरे साथ एक्सक्लूसिव होंगे थोड़ी देर के अंदर। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मुजीबुर रहमान 30 सेकंड में जवाब। मैं पात्रा जी से पूछूंगा कि अमरनाथ यात्रा वाले कौन सी टूर वीजा पर आते हैं, आश्रम में आने वाले कौन सी वीजा पर आते हैं, गुरुद्वारा विजिट करने वाले कौन सी वीजा पर आते हैं? अमरनाथ यात्रा और गुरुद्वारे की बात करेंगे? कहीं से नहीं आते। ना बिल्कुल करेंगे हम। अब बताइए पात्रा जी, अमरनाथ यात्रा और कहाँ ये तबलीगी जमात, किस चीज को कंपेयर कर रहे हैं? क्यों नहीं कंपेयर करेंगे? तो किससे कंपेयर करेंगे? नमस्ते ट्रम्प से कंपेयर करा जाएगा। नमस्ते ट्रम्प से कंपेयर करेंगे, फिर नमस्ते ट्रम्प से कंपेयर करेंगे, फिर कहा महादेव के साथ उसे कंपेयर कर रहे, क्या कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप पात्रा जी? आप माफी मांगे इस बात के लिए। माफी? आप क्या कह रहे हैं? अरे भैया, तबलीगी जमात ने जिस प्रकार की जहालत की है, थूक फेंकना, नग्न नृत्य करना, मलमूत्र त्याग करना, पेशाब फेंकना, आप यहाँ पर बैठ करके बातें बना सकते हैं, आप झूठ बोल सकते हैं, उसके अलावा दूसरा काम भी कर मेरे साथ इस समय कोई जवाब नहीं है पात्रा जी। नहीं, आप अमरनाथ यात्रा से कंपेयर करने की बात कर रहे हैं। कोई टूरिस्ट वीजा पर आएगा, अमरनाथ के दर्शन करने जाएगा, भगवान अमरनाथ के, भोले शंकर के दर्शन करने जाएगा, आप उसको तबलीगी जमात से कंपेयर कर रहे हैं? वो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है क्या? वहां धर्म वो अपनी आस्था के लिए जा रहा है। आप इधर आइए टूरिस्ट वीजा पे, जामा मस्जिद जाइए, कोई आपको नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा आपको, आप जामा मस्जिद जाएंगे। लेकिन अगर आप झूठ बोलकर आएंगे और यहां धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे और फिर कोरोना फैलाएंगे तो आप टूरिस्ट वीजा पे नहीं आए हैं। जामा मस्जिद जाइए, कोई नहीं रोकेगा आपको। इसलिए झूठ के पैर नहीं होते, मैं बार बार बोलता हूं लोगों को। और भरी दोपहरी में आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं होता। अनुपम खेर मेरे साथ हैं एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए। अनुपम जी, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। जी जी नमस्कार। के लिए, दुनिया के लिए, पूरे मानव जात के लिए ये बहुत कठिन दौर है। और इस कठिन दौर में अच्छी खबर यह है कि भारत में
कोरोना की ग्रोथ रेट में 40% की कमी आई है। वाकई ये ईश्वर की नियामत है कि ये कर्व फ्लैट हो जाए। हमारा डिसिप्लिन भी है जी। ईश्वर की नियामत तो हमेशा हर चीज में रहती है जी। ईश्वर, अल्लाह, जीसस, जो भी हैं, जिनको भी हम मानते हैं, उनकी तो हमारे में हर चीज में कृपा रहती है। बट ये जो हमने नियमों का पालन किया है, लॉकडाउन हुआ है, उससे भी बड़ा फर्क पड़ा है। आई थिंक हम अपने आप को भी हमें क्रेडिट देना चाहिए, अपने लोगों को भी क्रेडिट देना चाहिए। 130 करोड़ लोग जो हैं वो नियमों का पालन कर रहे हैं, घरों में रह रहे हैं। आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है, और उसकी वजह से ये जो लॉकडाउन भी एक्सटेंड हुआ है। लेकिन कई लोग घरों में नहीं रह रहे। कई लोगों को लगता है कि बाहर घूमना ही सबसे बढ़िया है। कई लोगों को लगता है कि अगर हम बाहर निकलेंगे तभी हम सबसे बड़े राजा जहालत है। तभी हम हर मुल्क में हर मुल्क में कुछ जाहिल किस्म के लोग होते हैं, कुछ शो ऑफ होते हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, आई थिंक पूरे वर्ल्ड में इस तरह के लोग होते हैं, हर किस्म के लोग होते हैं। मगर हम 99% लोग जो हैं उनको हम ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि वो 1% या आधा % लोग हैं। वो आधा % लोग हैं, वो आई थिंक कानून शुड जो है उनको बहुत सख्ती से उनके साथ बर्ताव करना चाहिए। उनके साथ जितनी भी सख्ती की जाए उनके साथ वो होनी चाहिए, जो कि ऐसे मौके पर होती है। ये एक ऐसा मौका आया हुआ है जब हमको, अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमको कानून अंदर करना चाहिए, या जो भी उनकी सजा होनी चाहिए वो होनी चाहिए। क्योंकि आपकी बेपरवाही से लाखों लोगों को, ये ऐसा नहीं कि आपको होगा तो थोड़ी सी आप लापरवाही करेंगे तो उस इलाके के, उसके साथ कितने सारे लोगों को इसका नुकसान होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अगला सवाल मेरा है, क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी ने जो काम करना चाहिए था एज अ लीडर ऑफ दिस नेशन, एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो करा है? मैं देखिए मैं क्योंकि ट्विटर पे मैं देखता हूँ बहुत तारीफ, मगर इसके बाद भी, इसके अलावा भी मैं कहना चाहूंगा कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं, हिंदुस्तान के लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारा नेता या हमारा मुखिया या हमारा प्रधान सेवक या हमारे प्रधानमंत्री इस समय नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी बात सब लोग सुनते हैं। जिस शिद्दत से या जिस सख्ती से या जिस तरह से उन्होंने इस समय हमारी बागडोर को संभाला हुआ है, आई थिंक इसका श्रेय हमको उनको पूरा देना चाहिए। और ये भगवान की दया हुई है हम पर कि हमको इस तरह का नेता मिले हैं। बहुत सारे मुल्कों में जो है बहुत लेट हुआ है, हमने तो बहुत पहले लॉकडाउन शुरू कर दिया था। तो आई थिंक वी आर वेरी लकी टू हैव। एक शिकायत भी है लोगों की कि इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ेगा, पैसे की बड़ी कमी आ जाएगी। देखिए अब वो तो अगर आप लोगों को बचाना चाहते हैं तो इकोनॉमी पे तो असर पड़ेगा ही। ऐसे मौके पर जब इस तरह का जो माहौल है, इस तरह इसकी कीमत बढ़ेगी 100% बढ़ेगी। मगर हम हर दौर से हम निकले हैं। हिंदुस्तान की तो पूरी जो हिस्ट्री है वो हमने कितने सारे परेशानियां झेली हैं। हमने कितने, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वो हजारों सालों की है। वो हम कोई 72 साल तो हम आजाद हुए हैं देश, मगर उससे पहले जो हमारी सभ्यता चली आ रही है वो हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेला है और उससे हम बाहर निकल कर आए। लेकिन इंडिया प्रॉब्लम से भी हम बाहर निकल कर आएंगे। अनुपम खेर साहब, भारत की जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई है उसमें एक बड़ा झटका लगा जब तबलीगी जमात के केस सामने आए। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? जी हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि उससे बचाया जा सकता था, उससे बचा जा सकता था। ये एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था। देखिए, इसको नाम लेके हम जब लेते हैं तो इसमें काफी सारे लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप तबलीगी जमात बोलते हैं तो उसमें एक खास लगता है कि हम किसी खास तबके को अटैक कर रहे हैं। मेरा कहना का मतलब ये नहीं है कि आज कोई भी अभी हाल में ही एक निहंग ने एक एसआई का हाथ काट दिया था, तो कितने लोग उसके पीछे हम गए थे। आज कोई भी शादी जो करता है, वो अगर उसमें ज्यादा भीड़ होती है तो उनको कैसे वो पूरा वायरल हो जाती है उनकी पिक्चर्स। मगर ये है कि वो भी नहीं होनी चाहिए थी जमात, वो नहीं होनी चाहिए थी। जबकि इस तरह का हमारे देश में जो कानून है उस समय ये गलत हुआ। आपके साथ बॉलीवुड में है सलमान खान, उन्होंने बोला ये डॉक्टरों पर हम पत्थर क्यों मार रहे हैं, ये पुलिस वाले जो हमें बचा रहे हैं उन्हें हम पत्थर क्यों मार रहे हैं। इससे बड़ा अपराध आज की डेट में, आज के माहौल में, इससे बड़ा अपराध कोई हो ही नहीं सकता है। कोई भी जो मार रहा है उनको तो ऐसा लताड़ के अंदर करना चाहिए कि मतलब जिसका कोई जो एग्जाम्पल बनना चाहिए। सिर्फ ये नहीं थूक रहे हैं। हम उस देश के वासी हैं कि जिसमें हमें
बताया जाता है शौच बचपन कर से रहे कि हैं। पहले भगवान होता है और दूसरे नंबर पर डॉक्टर होता है। तो जो हमारी जान बचाता है, हम उस पर कैसे किसी किस्म का हमला कर सकते हैं? सिर्फ वो तो गलत है। सिर्फ मार नहीं रहे हैं पत्थर, शौच कर रहे हैं, थूक रहे हैं, इससे ज्यादा क्या खराब हो सकता है? हाँ, बिल्कुल गलत है ये तो। इसकी तो पूरी दुनिया निंदा कर रही है और सब लोग निंदा करनी भी चाहिए और इस पर कानूनी कार्रवाई होनी भी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आप लोगों को डिफेंसिव कर देते हैं द मोमेंट यू स्टार्ट सेइंग। आप मतलब, आपसे नहीं मेरा मतलब है कि वैसे डिफेंसिव हो जाते हैं। बट मुझे लगता है कि सलमान खान ने बड़ा अच्छा वीडियो बनाया था और लेकिन इस समय एक लॉबी, हमको इकट्ठे रहना चाहिए, इस समय हमको जुड़ के रहना चाहिए, बजाय ये सोचने के एक वर्ग ये है, अलग है, ये अलग जी, है। अनुपम खेर, एक वर्ग है इस देश के अंदर जो सलमान खान को भी क्रिटिसाइज कर रहा है, वो आपको भी क्रिटिसाइज कर रहा है, कह रहा है ये सब आप भक्त हो गए हैं और भक्ति से काम नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी ने और इस सरकार ने इतना बेहतरीन काम नहीं करा। ये देखिए, इनके लिए मैंने बड़ा अच्छा नाम सोचा है कि अगर सलमान खान भक्त है, मैं भी भक्त हूं, जो भी देश के बारे में अच्छी बात करता है, तो ये वर्ग तो कमबख्त है जी। इनको कमबख्त बुलाना चाहिए फिर, क्योंकि इनकी पूरी जिंदगी इसी में निकल जाएगी कि कैसे हम जो हैं, जो वर्ग देश के बारे में सोचता है, देश का भला सोचता है, उनकी बुराई करके, उनको सोशल मीडिया पे बुरा भला कह के। सिर्फ बुराई नहीं करते तो गाली देते हैं। देख रहा था। हाँ जी, ये बुराई का करते हैं तो गाली देते हैं। हाँ, तो देने दीजिए ना। जो चीज हम नहीं लेते वो वापस उनके पास चली जाती है। हमको तो ये सिखाया गया हमारे घरों में, जो चीज हम नहीं लेते हैं, अगर वो नहीं लेते हैं तो वापस उनके पास चली जाती है। तो मैं अभी वो गीता फोगट का वो देख रहा था वीडियो, बड़ी दमदार लड़की है, उसने कितने दमदार तरीके से बोला है कि मेरे को आप रोक नहीं सकते हैं। तो ऐसे मौके पर हम किसी वर्ग के नहीं हैं, हम भारतीयों की तरह बिहेव कर रहे हैं, हम अपने देश की तरह बिहेव कर रहे हैं, हम सभ्यता की तरह देश कर रहे हैं, हम लोगों का उद्धार कर रहे हैं, हम थैंक यू कर रहे हैं। करोड़ों की मात्रा में लोग आते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, बत्तियां बजाते हैं, वो लोग तो तुच्छ हैं। आप उन तुच्छ लोगों की तरफ अमीश इतना ध्यान देते क्यों हैं? आपने अभी एक ट्वीट किया कि मैं आपके शो पर आने वाला हूं, मैंने इतनी ज्यादा ट्रोलिंग देखी आपकी कि मैंने कहा माय गॉड, इतनी नफरत। तो ये तो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट वाले बैठते हैं। नहीं, बिल्कुल, ये तो ऑर्गेनाइज्ड है। इनमें से कुछ मलेशिया और पाकिस्तान के साथ भी जुड़े हुए हैं। लेकिन बिल्कुल अनुपम खेर साहब, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता और मैं तो अपना काम करता हूं, और इस वक्त में भी, क्योंकि मेरा भी परिवार है, मेरा भी परिवार कहता है कि अपना ध्यान रखो। मैं ऑफिस आता हूँ, अपनी टीम के साथ बैठता हूँ, बाहर जाता हूँ। एक शेर सुनाता हूँ जी, मेरे के साथ तो बहुत सालों, ये तो उम्र भर अपने ही गिरेबां से उलझने वाले, उम्र भर अपने ही गिरेबां से उलझने वाले, तू मुझे मेरे ही साये से डराता क्या है? तो आप बिल्कुल इसकी चिंता मत करिए, आप बिल्कुल इसकी फिक्र मत करिए। सच वो दिया है जिसे अगर पहाड़ की चोटी पर भी रख दिया जाए तो चाहे रोशनी कम करे लेकिन दिखाई बहुत दूर से देता है। तो इस समय हम सबको साथ में आना चाहिए। हम सबको दुनिया में एक हमने एग्जाम्पल बनाया है। आज सब भारतीयता का, भारतीय लोगों को, हमारे देश की तारीफ कर रहे हैं। हमारा विकसित, पूरी तरह से विकसित देश नहीं है वो, अमेरिका, इटली, स्पेन, इतने जैसे देशों, स्पेन, इनको हम भेज रहे हैं दवाई, हम भेज रहे हैं, इनकी हेल्प कर रहे हैं। इससे बड़ी फक्र की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? तो कहां आप इन लोगों के झंझटों में पड़े हुए हैं अमीश? छोड़िए इनको, परे इनको भूल जाइए। जी, क्योंकि आप बॉलीवुड से हैं, आप एक बहुत बड़े एक्टर हैं, हॉलीवुड में भी आप बेहतरीन, आप हॉलीवुड में भी बेहतरीन। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके व्यूअर जानना चाहेंगे, हमारे भी व्यूअर्स जानना चाहेंगे। आप हॉलीवुड के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो वहां के लोगों से भी आपका इंटरेक्शन होता होगा, तो वो भारत के बारे में क्या कहते हैं कि भारत ने ये कोरोना वायरस को अच्छे से हैंडल कर लिया कि हम फंस गए? दोस्त है, अमेरिकन दोस्त है, उससे मेरी कल बात हुई थी, कल हमारा, परसों या कल हमारा फिनाले आया था, वो जो न्यू एम्स्टरडैम, मेरी उससे बात हुई थी जी। उसने कहा कि यार इस समय मुझे हिंदुस्तान में होना चाहिए था। मैंने ये भी सुना, ये कहां तक सच है कि गोवा में कुछ ब्रिटिशर्स फंसे हुए हैं, उनकी सरकार ने उनको कहा, ये अफवाह है या क्या है, फेक न्यूज है, मगर मैंने सुना जरूर कि हम आपके लिए जहाज भेजने, बोले नहीं, हम यहीं पर सुरक्षित है। तो जो विदेशों में इस समय जो भारतीय लोगों की या भारतीय सरकार की या हमारे देश की जो एक छवि है, वो काबिल तारीफ है। और हमारे अपने ही लोग जो हैं वो बेवकूफों की तरह हमारी बुराई करे जा रहे हैं। मतलब
ये मुझे समझ नहीं आता। इस समय ऐसे मौके पर हम सबको जुड़ा होना चाहिए, पर ये वही गिने चुने लोग हैं ना, ये वही जो आप ये गैंग देखा है। जाए तो पिछले 5-6 साल से जो हैं ये वही क्या कहते हैं इसको, गैंग, ये एक किस्म के वही अब गैंग कह लीजिए, आप जो मर्जी कह लीजिए, जी। ये वही लोग हैं ये जो खान हर मार्केट चीज में, गैंग है, ये लुटियंस गैंग है। उसको हमेशा उसे हमेशा ऐसा लगता है हमारे ही देश के कुछ पत्रकार हैं बाहर के विदेशों के अखबारों में हमारी बुराई करते हैं। ये हमारे जैसे अपने फैमिली में होता है, एक आदमी होता है जो गंदा आदमी होता है, चाहे वो चाचा हो, मामा हो, कजन ब्रदर हो, वो जो होता है जो कुल का नाम बदनाम करता है, मगर उसके साथ झेलना पड़ता है क्योंकि वो परिवार का सदस्य है। इसी तरह से हम उसके बारे में कहते थे अनुपम खेर, चलिए अब काफी सारी बातें हुई, लेकिन पॉजिटिविटी की बात करना बड़ा जरूरी है। आप अपनी दिनचर्या कैसे शुरू करते हैं? मैं छोटा सा जानना इसलिए चाहूंगा कि काफी लोग जो 60 प्लस हैं, जो 50 प्लस हैं, जो वर्ग है जो आपको देख रहा है, युवा भी है, वो जाने और समझे कि आप अपना दिन कैसे बनाते हैं। जरा 30 सेकंड में बताइए, आप सुबह उठते हैं, क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं? मैं तो 19 साल के नौजवानों के लिए मिसाल हूं जी, और मिसाल बनना चाहता हूं। मेरा वर्ग 50 से 60 के लोगों ना, मैंने तो बोला युवा भी। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं सबसे सुबह दिनचर्या में मैं नोट कर लेता हूं। देखिए, ऐसे मौके पे समझ नहीं आता कि करें क्या, पर मैंने डायरी में लिख दिया है कि सुबह मैं 6:30 बजे उठता हूं। मैं एक ऑल्टरनेट डेट पे एक दिन एक्सरसाइज करता हूं, मतलब वेट्स करता हूं, दूसरे दिन योगा करता हूं, फिर मैं नाश्ता करता हूं, फिर मैं पढ़ाई करता हूं, कोई नई चीज सीखने की कोशिश करता हूं, फिर मैं लोगों से, कल मैंने लता मंगेशकर जी से बात की। अरे वाह। जो लोग मुझे सांत्वना देते हैं, जो लोग मुझे खुश कर सकते हैं, मैं उनका फोन डायल करता हूं। और मेरी खुशकिस्मती देखिए, उन्होंने फोन उठाया और मेरी उनसे बातचीत हुई और उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए अनुपम, मैंने कहा आप कैसा महसूस करती हैं? 90 इयर्स की हैं लता जी, मगर मैंने उनसे ज्यादा बिल्कुल उजागर इंसान से मैंने बात नहीं की थी। उन्होंने कहा देखिए, मेडिटेशन में कहा जाता है कि आप अपनी सांस को नोटिस करिए। तो ये भगवान ने हमें मौका दिया है कि हम अपनी सांस को, अपने आप को नोटिस करते हैं, तो हमारी अपने आप से मुलाकात होती है। मैं अपने आप से मुलाकात करता हूं, मैंने क्या मेरे अंदर बुरा है, क्या मेरे अच्छा है, उसकी मैं छानबीन करता हूं। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि अमृत मंथन है, इसमें जहर भी निकलेगा और अमृत भी बहुत बढ़िया। जी। और इसमें इस पूरे माहौल ने हमको इस बात का पता एहसास करा दिया कि आज आपकी परमाणु शक्ति हो या आप दुनिया के सबसे अमीर देश हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सर ने आपको आपकी औकात दिखा दी है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, कोई सीईओ हो या कोई गेटकीपर हो, सबकी हैसियत एक है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम खेर, इस पॉजिटिविटी को स्प्रेड करने के लिए। कीप रॉकिंग एज यू डू।